जहाँ की सुहानी सुबह है होती, सुनहरी जिसकी शाम है, दिया लाखों वीरों को जन्म जिसने, वो मेरा देश महान है। साथियों, जय हिंद। जैसा कल 15 अगस्त 2023 देखने में आया, जब कल हमारा देश आज़ाद हुए पूरे 76 साल कंप्लीट हो गए और कल हमने हमारे देश की 77वीं स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की है। और ये स्वतंत्रता हमें जो मिली है वो हमारे देश के बलिदानी लोगों की वजह से मिली है। अब स्वतंत्रता को समझने के लिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि गुलामी क्या चीज़ है। जिस तरह से रोशनी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अंधेरा क्या है, खाने की अहमियत को समझने के लिए ये ज़रूरी ये है कि भूख की क्या कीमत है, और प्यास को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पानी की क्या कीमत है, इसको समझने के लिए प्यासा रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी तरह से आज़ादी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गुलामी क्या चीज़ है। तो गुलामी जब अंग्रेज़ों के बारे में सोचना पड़ता है या सोच के जब दिमाग में जो ख्याल आते हैं या जिसके बारे में जो हमको मालूम पड़ा है हमारे बुज़ुर्गों से कि अंग्रेज़ इतने जालिम थे कि वो हमारे लोगों को जगह जगह मारते पीटते और जहाँ उनका दिल बोला वहाँ जूतों से मारा करते थे, और गलती से उनसे आंखें मिल जाए तो आंखें तक निकाल लिया करते थे। उनके साथ में अगर कभी सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो हमारे देश के मालिक होने के बावजूद हमें उनके सामने नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ता था। और जब किसी रास्ते पे हम जा रहे होते हैं और पता चला पीछे से अंग्रेज़ों की गाड़ी या सवारी आ रही है, तो हमें उनके साइड में जगह देना पड़ती थी उनको निकलने के लिए। इस तरह की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। जहाँ चाहते थे वहाँ मारते पीटते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ जुल्म करते थे। अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से हमारा देश बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है। आज 16 अगस्त है, कल हमने 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिन की जो पर्व था उसका झंडा वंदन किए, झंडा लहराए। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली कि बहुत से लोग जिनको आज़ादी की कीमत ही मालूम नहीं है, तो वो लोग अपने घरों पे सुबह 9-9 बजे तक, 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक सोते हुए पड़े थे, जबकि ये उनकी जहनी गुलामियत का नतीजा है। ये इससे लगता है कि वो जहनी गुलाम हो चुके हैं। ये मानसिक गुलामी की अलामत है, मानसिक गुलामी का सिंबल है। तो हम फिजिकली तरह से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हम हमारी मानसिक गुलामी से कब आज़ाद होंगे। और कल जो भाषण था हमारे प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से, तो मैंने सुना और मैं ये उम्मीद करके सुना कि शायद इसमें हमारे देश के बलिदानी लोगों को, हमारे देश के जो वीर बहादुर लोग हैं उनके बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब वो भाषण सुना तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि, और मुझे मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के एक पूर्व लीडर है, बड़े लीडर है मणिशंकर, उनकी बात याद आ गई जो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था, नीच सोच वाला आदमी। तो मुझे कल ऐसा लगा कि शायद मणिशंकर अय्यर ने जो कहा था बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कल जो 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि देश कम ज़्यादा 1000 साल से गुलाम था। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, 1000 साल वो कौन से गुलामी के 1000 साल थे? क्या आपने जो मुगलों का दौर आया 800 साल का,
उसको भी अंग्रेजों के 200 साल के साथ मिला के 1000 साल बताए। और मुझे तो यही लगता है कि शायद ये सही आपने वो लगा के ही बताए, क्योंकि आपका जो भाषण था वो भाषण से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि मोदी जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अनपढ़ है। अगर वो पढ़े लिखे होते या तो उनका जो भाषण लिखने वाला है उसको भाषण को पढ़ते ही मोदी जी खुद समझ जाते थे कि ये भाषण एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का है और एकदम थर्ड क्लास भाषण है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं। मैं अभी आपको एक एक करके सारे बताऊंगा, जिसमें 3 विषय जो मुद्दे उठाए थे उन्होंने, जो ज्यादा मेन है वो भी आपको बताता हूं। जैसा उन्होंने कहा तुष्टीकरण एक, दूसरा उन्होंने कहा भ्रष्टाचार देश का मेन मुद्दा है 2, तीसरा उन्होंने कहा परिवारवाद। तो मैं इन तीनों मुद्दों पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मोदी जी के जो भाषण में जो उन्होंने कहा 1000 साल की गुलामी, उसके बारे में पहले अपन बात कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने 800 साल जो मुस्लिम लोगों का राज रहा, खास करके मुगलों का राज रहा, मुगलों की जो काल था, उसी काल में मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि आप जिस लाल किले के प्राचीर पे खड़े हैं वो भी उसी 800 साल के पीरियड में बना हुआ है, जिस पर आप खड़े होकर गर्व से भाषण दे रहे हैं। और आपने उसको सिंबल ऑफ गुलामी बना दिया, यानी गुलामी का ही प्रतीक बता दिया आपके भाषण के हिसाब से। क्योंकि आपने क्या कहा 1000 साल से, आपने एक बार नहीं कहा। अगर एक बार कहा होता आपके भाषण में तो मैं समझता था शायद मोदी जी से मिस्टेक हो गई होंगी, गलती हो गई होंगी, लेकिन आपने 3 बार कहा। 3 बार कहा आपने कि यो 1000 साल की गुलामी। तो ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि इससे ये साबित ये भी होता है कि जो दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर 95,300 लोगों के नाम लिखे हैं, उसमें 61,395 नाम सिर्फ उन मुसलमान लोगों के हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। और आपने मुसलमानों के, मुस्लिम लोगों के, खास करके मुगलों का जो पीरियड था 750 साल की हुकूमत का, 800 साल की हुकूमत का, उसको भी आपने एक अपनी मानसिकता के तौर बताने के लिए, मानसिकता दर्शाने के लिए उसको भी आपने गुलामी का पीरियड बता दिया। और अगर ये भाषण आपके किसी को लिख के नहीं दिया है, अगर आपने खुद लिखा है, तो इसका मतलब आपकी सोच खराब है, आपकी सोच बहुत नीच है, आपकी सोच बहुत घटिया है। और अगर ये भाषण किसी ने लिखा है तो इससे ये साबित होता है मोदी जी कि आप एक नंबर के अनपढ़ है। जो बार बार केजरीवाल जी और देश के दूसरे बड़े नेता कहते रहते हैं वो आपने कल प्रूव कर दिया। क्योंकि अगर इतना घटिया भाषण आपको देखने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो आप उठा के फाड़ के फेंक सकते थे उसको, भाषण को। आपका एक वीडियो भी देखने में आया मेरे को कि एक दिन आप बोल रहे थे इसमें वीडियो में कि मैं लोग जो है ना लेफ्ट टू राइट इस तरह से पढ़ते हैं और मैं ऐसे पढ़ता हूँ। मोदी जी ये तो कमाल है, आप ऐसे कैसे पढ़ते हैं? ये तो अलग ही कला दिख रही है आपकी। इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप आगे बात करते हैं अपन, जो आपने 3 मुद्दों पे बात की है। इसमें हाँ एक चीज और बोल दूं मैं आपको, इसका मतलब ये भी है कि जो मुगलों ने, खास करके बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में सबसे अहम योगदान दिया, उनके योगदान को आपने झुटला दिया, उनकी कुर्बानियों को आपने झुटला दिया। जो 20 करोड़ लोग भारत देश के हैं उनके आपने इस भाषण से उनको तकलीफ पहुंचाई, उनको आपने एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश की है। मोदी जी बहुत शर्मनाक है कि एक आप ऐसे पद पे बैठे हैं जो कि संवैधानिक पद है, और खाली संवैधानिक ही नहीं, संविधान का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे अफजल पद है जिसके ऊपर आप बैठे हैं। भारत देश के आप प्रधानमंत्री है जिसके हाथ में देश के कायदे की रक्षा करना, देश के कायदे का ध्यान रखना, देश के संविधान को लागू करना, देश के संविधान की रक्षा करना जिसके हाथ में है। और आप ही अपने हाथ से वो संविधान को तोड़ रहे हैं, आप ही अपने हाथ से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही
गलत और निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोग आपके भाषण को ज़्यादा देखते नहीं हैं, वरना आपका इतना भाषण घटिया होने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया अभी तक आप तक आ जाती थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भाषण है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मैंने भी कल क्यों देखा, क्योंकि मैंने आज तक आपके मन की बात जो आपका एपिसोड है 100 से ज़्यादा एपिसोड हो गए, आज तक एक बार भी नहीं देखा। पर कल मैंने आपका भाषण सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे देश के जो बलिदानी लोग हैं उनकी कुर्बानियों के बारे में मोदी जी के क्या ख्याल है और मोदी जी आज़ादी के बारे में क्या उनके विचार है, वो देखने के लिए सिर्फ मैंने आपका भाषण कल देखा। पूरा भाषण 1 घंटा 30 मिनट का लगभग था। वो पूरा भाषण मैंने आपका कल पहली बार देखा, वो भी ये उम्मीद के साथ देखा था कि मोदी जी हमारे देश के जो बलिदानी लोग हैं उनके बारे में, और हमारे देश के जो नागरिक सोए हुए हैं, गुमराह है, जो जहनी गुलामी से आज भी, जो उनकी मानसिक गुलामी है उससे आज भी आज़ाद नहीं है, उनके बारे में मोदी जी कुछ संदेश देंगे ये सोच के। लेकिन मोदी जी आपने मेरे को बहुत निराश किया और आपका जो भाषण था बहुत ही निराशाजनक था। अब बात करते हैं, आपने जो 3 मुद्दे जो बात करे थे, क्या जो कल के भाषण में आपने कहा था तुष्टीकरण, तो ये तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही दे दिया मैंने अभी आपको, जो आपके ही भाषण में आपने खुद ही साबित कर दिया कि आप खुद कितने बड़े तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये आपको लगता नहीं है कि आपने एक बहुत बड़े, जो कि सेकंड कम्युनिटी ऑफ द इंडिया है, यानी भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कम्युनिटी है, उसको आपने इतना ये भाषण से तकलीफ पहुंचाई। ये आपका तुष्टीकरण, इसका मतलब मैं कबीरदास जी का जो दोहा है वो पूरी तरह से आप पे साबित होता है और लागू होता है, जिसमें कबीरदास ने कहा था, कथनी मीठी खाड़ सी और करनी बिस्की लोई, करनी तरी करनी जर कथनी जर करनी होए तब विष से अमृत होए। यानी कबीरदास जी ने जो दोहा कहा था संस्कृत की भाषा में है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत आई, लेकिन जो दोहा मैंने आज से 30 साल पहले सुना और उसको समझा, तो उससे ये निकल के आता है कि वो पूरी तरह से मोदी जी आप पर ही बना है। क्योंकि कबीरदास ने उसमें क्या कहा है, कतनी मीठी खाड़ सी, यानी कि जो आप शब्द बोलते हैं मोदी जी वो एकदम मीठे होते हैं, बहुत ही एकदम शक्कर के जैसी मीठी बात करते हैं आप, लेकिन करनी भी इसकी लोई, यानी कि जो आपकी करनी और कतनी में इतना बड़ा फर्क है, जो आप करते हैं वो बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसे कि आप बोलते तो शहद से मीठा है, लेकिन उसके जो आपके काम है, उसका जो आपका रिएक्शन है वो एकदम जहर के जैसा है। कतनी जर करनी जैसी हो जाए आपकी, यानी जो आप कह रहे हैं वही आप करने लगे, तो हमारा देश एकदम नंबर 1 देश बन जाएगा। इसको नंबर 1 देश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कल धर्म समभाव की बात की है। दूसरा आपका जो मुद्दा था वो आपने कहा था, दूसरा मुद्दा जो आपने कहा था कल आपके भाषण के अंदर, भ्रष्टाचार। मोदी जी, भ्रष्टाचार के लिए आपकी पूरा देश जान चुका है कि आप खुद कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। आप पे सतपाल मलिक जी ने और अरविंद केजरीवाल ने और ऐसे ही कितने ही बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने आपके ऊपर 20 लाख करोड़ रुपए का आरोप लगाया है, जो कि अडानी के पास है। अडानी के पास जो आपका पैसा है वो आपका है, लेकिन आप अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ बताते हैं। ये भी आपकी कथनी और करनी का दूसरा फर्क है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, जो कि उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ जो कि पूरा देश देख रहा है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो चुकी है कि एक एक नंबर पे 7-7 लाख रजिस्ट्रेशन है, एक दूसरे नंबर पे 6-6, 5-5 लाख रजिस्ट्रेशन है, यानी कि एक एक नंबर के आधार पे कितना बड़ा घोटाला हुआ। ये आपकी कथनी और करनी का फर्क। दूसरा, भ्रष्टाचारी, आप बहुत बड़े भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने वाले हैं। तीसरा उदाहरण, जितने भी दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी लोग थे
वो आज पूरे भ्रष्टाचारी लोग आपकी पार्टी में आना चालू है और आप उनका वेलकम कर रहे हैं, दोनों हाथ से स्वागत कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोगों की जगह जेल होना चाहिए, आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं या अपनी पार्टी में बड़े बड़े मंत्री बना रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखने में आया है कि आपके पार्टी के जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको आपने मुख्यमंत्री तक बनाया हुआ है मोदी जी। और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं। ये आपकी कथनी और करनी का दूसरा बहुत बड़ा फर्क है। और तीसरा मुद्दा कल आपने कहा था परिवारवाद, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ परिवारवाद से है। तो आपको परिवारवाद से तकलीफ इसलिए है क्योंकि आपका पास खुद का परिवार नहीं है। आपका अगर खुद का परिवार होता तो आप परिवार की कीमत को समझते थे, देश को आप अपना परिवार समझते थे। कल आपने अपने भाषण में 50 बार बोला ये पूरा भारत देश मेरा परिवार है, लेकिन आपने सिर्फ बोला, आप एक को भी अपना परिवार नहीं समझते हैं। ये आपकी जो तीनों मुद्दे थे ये तीनों ही आपकी तरफ पूरी तरह से उल्टे पड़ते हैं और पूरी तरह से ये आपकी भाषा का जो कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से मैंने अभी बताया कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, इसका मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दे दिया। तीसरी बात, कल आपने आतंकवाद की कहा था। मोदी जी, आप आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं, आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं। आप बोलते हैं जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं, जब से देश के अंदर जो आतंकवादी हमले होते थे कम हो गए हैं, आतंकवादी हमले जो होते थे खत्म हो गए हैं। अरे मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलने के लिए। आप जो है ना सिर्फ मुद्दों के नाम बदलते हैं, चीजों के सिर्फ नाम बदलते हैं। यहां तक कि आतंकवाद का नाम बदल के आज आपने राष्ट्रवाद कर दिया है। आप जिस आतंकवाद की बात करते हैं वो आपको दिखता नहीं है। लोग खुलेआम बंदूकें, कट्टे, रिवॉल्वर, तलवारें और हथियार लेके रोड पे घूमते हैं और बेगुनाह लोगों की कोई मॉब लिंचिंग कर देता है, कोई चोरी के नाम पे, कोई गौकशी के नाम पे, कोई गौरक्षा के नाम पे आप उनकी हत्याएं कर देते हैं। ये राष्ट्रवाद की आड़ में आपने आतंकवाद का नाम राष्ट्रवाद कर दिया है मोदी जी। इसी तरह से आपने स्कीम लाई, आपने कल बहुत सी स्कीमों के बारे में बात करे। तो मोदी जी, ये जो कल आपको इतना समझना चाहिए उसमें भी आपके एक अनपढ़पन की एक झलक दिखती है, क्योंकि कल का जो भाषण था, जो लाल किले के प्राचीर से आपको बोलना था, वो 15 अगस्त की आजादी का भाषण था। और आप बात कौन सी कर रहे थे उसमें? जो गवर्नमेंट की स्कीमें है, आप गवर्नमेंट की स्कीमों की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट के खर्चे गिना रहे थे, जो कि आपने के घर से लाए थे क्या? वो पैसे हमारे पैसे थे, वो हमारे टैक्स के पैसे थे। वो आपने जो इनकी स्कीमें गिनाई, जो स्कीमों पे आपने खर्चा किया, वो हमारे पैसे थे, हमारे टैक्स के पैसे थे, हम टैक्स पेयर के पैसे थे मोदी जी। और वो पैसे आपने हमको वापस दिए, कोई एहसान नहीं किया आपने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मोदी जी आपने। और आप बात कर रहे थे कल एक कि भारत को हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। 2014 में 10वीं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मोदी जी जाइए और गूगल पर सर्च कर लीजिए, 2014 के अंदर आपकी सरकार थी जब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे पहुंची थी, जबकि आप बात करते थे 2013 की करना चाहिए थे। 2013 के अंदर भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप गूगल पे जाइए और अभी सर्च कर लीजिए, और आपको तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होगा मोदी जी, 2014 के अंदर आपकी सरकार थी। ये आपको मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, कितने शर्म की बात है आपके लिए। आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री है और आप लाल किले, जो कि हमारी शान है, जो कि हमारे देश के झंडा जिसके नीचे खड़े होकर आप सब बड़े झूठ गढ़ते हैं, सब बड़े झूठ बोलते हैं मोदी जी। आपको इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। आपने कल हमारे देश के वीर शहीदों का बहुत अपमान किया है मोदी जी। आपने कल हमारे वीर शहीदों के नाम तक वहां पे लेना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आपने अपनी उपलब्धियां जो गिनाई, जो कि उपलब्धियां आपकी है ही नहीं है, वो उपलब्धियां भारत सरकार का काम है। वो कोई आपने किसी पे एहसान नहीं किया, आप उन चीजों पे भाषण कर रहे थे। और जो भी आपने भाषण करे उसमें आपके ही भाषण से ये साबित हो रहा है कि आपने जितना ना बोला सब झूठ बोला। जो आपने बातें करे पूरे झूठी बातें करी, और ये देश आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये कल का जो भाषण था आपका पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित भाषण था।
अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं होता था तो कल आप देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी बात करते थे, पर आपने उनकी स्वतंत्रता सेनानी की बात नहीं करके देश के अंदर 80 और 20 की राजनीति करने की बात करे। आपने देश में एक बार फिर नफरत फैलाने की बात करे, क्योंकि आपने जो 20% माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों को डायरेक्टली ये बोला कि ये जो 800 साल की मुस्लिम लोगों की हुकूमत थी, मुगलों की हुकूमत थी, ये हुकूमत नहीं थी बल्कि आपके लिए गुलामशाही थी। ये मोदी जी आपको ये अपने अल्फाजों पे शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये अल्फाजों को आपने वापस लेना चाहिए और इसके लिए आपने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मैं आपके इस गलत शब्दों की पूरी तरह से निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, निषेध करता हूं। और इसके अलावा भी मोदी जी कल आपने और भी एक मुद्दे को बताया भी नहीं, जो मुद्दा आपने संसद के अंदर आखिरी सत्र के अंदर एक नया कानून पास किया कि भारत देश के अंदर अब कानून जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो विरोध प्रदर्शन करना भी एक अपराध होगा, वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। ये भी आपने कल बताना चाहिए था देश को, जिससे कि देश को मालूम भी पड़े कि आपकी राजनीति और आपकी सोच कितनी घटिया है। क्योंकि आपने जो नया कानून बनाया आखिरी सत्र के आखिरी दिन, जो अभी सत्र होगा संसद सत्र, उसमें आखिरी दिन आपने एक कानून बनाया जिसके अंदर अगर किसी विरोध प्रदर्शन के अंदर कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ किसी के हाथ से किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है या कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस के कुछ अराजकता कर देते हैं, तो उसके लिए आप उस समाज सेवक लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे और उन पे आतंकवाद के थ्रू कार्रवाई करेंगे, आतंकवाद की धाराएं लगाएंगे। तो मोदी जी ये कानून आपका बहुत गलत है, आप ये कानून को तुरंत वापस लीजिए, क्योंकि अगर आप वापस नहीं लेते हैं हम इस कानून की विरोध करेंगे और जब तक करेंगे इसके लिए आप हमको जेल में डालो, हम तैयार है, हम गोली खाने को भी तैयार है, क्योंकि हम ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हर देश के नागरिक को ये आपका संदेश, आपका ये गलत नीतियां, आपके ये गलत फैसले हम बताते रहेंगे और जब तक बताते रहेंगे जब तक कि पूरा देश जागरूक नहीं हो जाएगा। आपने आज देश के अंदर आतंकवाद को राष्ट्रवाद का नाम लेके पूरी तरह से देश को गुमराह कर रखा है और इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़े आप है, क्योंकि आपकी छत्र छाया में ये सब चीजें होती हैं और आप इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। मोदी जी मैं आपसे एक बार फिर बोलूंगा कि जो आपने कल लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया अत्यंत निंदनीय था, वो अत्यंत, अगर और इससे आपके अनएजुकेशन का भी सवाल जो मुद्दा है वो बिल्कुल सामने आता है। इसके साथ मैं आज का मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी सरकार यह दावा करे कि गुलामी की मानसिकता से आज़ादी दी जा रही है, आप बस इतना हिसाब कीजिए कि आपके अधिकारों को कितना मजबूत किया जा रहा है। राज्य के बनाए कानून से आप मजबूत होते हैं या सरकार मजबूत होती है। पुलिस को आप 90 दिनों तक जेल में रखने का अधिकार दे दीजिए। किसी प्रदर्शन के हिंसक हो जाने पर आतंकी कार्रवाई घोषित कर दीजिए। किसी अधिकारी के फैसले को गलत बताकर उसे 7 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। क्या इस तरह के प्रावधानों से आपको आज़ादी मिलती है? क्या इस तरह के प्रावधानों में आपको भारत की आत्मा नजर आती है, या उसी ब्रिटिश हुकूमत की आत्मा भूत बनकर घूमती नजर आ रही है, जो हर बात में जेल में डाल देने का अधिकार अपने पास रखा करती थी?